यूपी में जगह जगह शराब के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाएं योगी जी से मांगे यूपी में शराब बंद। क्या यूपी में बंद होगी शराब की बिक्री? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आज मुद्दा शराबबंदी का। यूपी में बीजेपी की जीत ने कईयों का सत्ता का नशा तो उतार दिया, लेकिन फिलहाल यूपी की महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के पुरुषों के सिर चढ़ा रहने वाला शराब का नशा भी उतरे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आजकल लगातार शराब के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आ रही हैं और शराब की बोतलें तक तोड़ रही हैं। आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बताएंगी कि कैसे यूपी में महिलाएं जोर शोर से शराब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। गाजीपुर, अलीगढ़ और कानपुर की ये तस्वीरें हैं और तीनों जगह अगर आप देखेंगे तो शराब की बोतलें निशाने पर हैं। शराब का जो व्यवसाय है वो निशाने पर है। कहीं पर दुकानों में आग लगाई गई है, आगजनी हुई है, कहीं पर जबरदस्त सड़क पर हंगामा हुआ है और कहीं पर पुलिस पहुंची है और वहां पर हालात काबू करना पड़ा है। ये 3 तस्वीरें जहां शराब की बोतलें किस तरीके से तोड़ी गई हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की। हर जगह महिलाएं जो हैं उन्होंने शराब के ठेकों पर पहुंचकर और शराब की बोतलें तोड़ दी, क्योंकि वो शराब के खिलाफ हैं, शराब बिक्री के खिलाफ हैं। अगली 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तीनों भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। बोतलें किस तरीके से तोड़ी गई हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की। हर जगह महिलाएं जो हैं उन्होंने शराब के ठेकों पर पहुंचकर और शराब की बोतलें तोड़ दी, क्योंकि वो शराब के खिलाफ हैं, शराब बिक्री के खिलाफ हैं। अगली 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तीनों भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। मऊ, मुरादाबाद और संभल 3 अलग जगह हो सकती हैं, लेकिन तस्वीर अलग ज्यादा नहीं है और न ही महिलाओं का गुस्सा ज्यादा अलग है। वहां पर भी शराब के खिलाफ प्रदर्शन। एक जगह तो दुकान में बाकायदा आग लगा दी गई और संभल और मऊ में अगर आप देखें तो पुलिस को पहुंचकर हालात काबू करने पड़े। इस तरीके का गुस्सा इन महिलाओं का था और इनका कहना था कि इनके घर में जो पुरुष हैं वो शराब पर सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, घर में आकर हंगामा करते हैं और इसीलिए शराब की बिक्री ही बंद हो जानी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की बिक्री रोकना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इससे सरकार को कमाई भी होती है। हम आपको उत्तर प्रदेश में शराब से किस तरीके की कमाई सरकार को होती है वो दिखाते हैं। 2014-2015 में 13,482 करोड़ रुपए की कमाई उत्तर प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री और शराब के लाइसेंस देने से हुई। 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़ गया और 14,083 करोड़ तक पहुंच गया। और 2016 की बात करें तो मार्च के महीने को अगर आप छोड़ दीजिए, और इस साल ये भी याद रखिएगा कि ड्यूटी में थोड़ी कमी की गई थी, तो 12,741 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। तो करीब करीब अगर आप एवरेज रखें तो 12 से 13,000 करोड़ रुपए की हर साल कमाई यूपी सरकार को शराब की बिक्री और शराब के लाइसेंस से होती है। लेकिन सिर्फ पैसे को देखा जा सकता है क्या? महिलाओं की और उनके घरों की राय या जो उनको लेकर उनके सेंटिमेंट्स हैं उसको दरकिनार किया जा सकता है। ऐसा बिहार में नहीं हुआ और इसलिए हम आपको बिहार की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर शराबबंदी हुई। तो पहले तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन अगर अब आप तस्वीर देखेंगे तो उस तस्वीर में आपको महिलाएं खुशी में होली मनाती दिख रही हैं। बेगूसराय और जहानाबाद की ये 2 तस्वीरें हैं। बिहार में महिलाएं शराबबंदी से इतनी खुश हैं कि उसके साल भर पूरा हो जाने पर मिठाइयां बांट रही हैं, होली खेल रही हैं और एक दूसरे से खुशी बांट रही हैं कि अब 1 साल में शराबबंदी के बाद किस तरीके से उनके घर में हालात सुधर गए हैं, बेहतर हो गए हैं। तो बिहार में शराबबंदी से ये फायदा हुआ है। हम खुश यही लिए मनाए हैं होली कि जो गरीब को बच्चा 1 पैसा कमाते थे और 4 पैसा उड़ाते थे दारू में, वो दारू बंद हो गया। आज हमारी माँ बहनें सभी सक्षम हैं, सभी खुश हैं कि जो नशा बंद हो गया है और हमारे पति भाई बहनें जो हैं सब खुश होकर अपने परिवार के साथ अमन चैन से रहते हैं। सोच है जो शराब मुक्त नहीं, नशा मुक्त, किसी तरह का अगर नशा समाज में नहीं हो तो इससे एक बेहतर समाज बनेगा। हमारे बच्चे के भविष्य बनेंगे, हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे और समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। अति हो गया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह में तो बढ़िया है, लोग घर के महिलाएं बेहतर हैं जी, बहुत अच्छे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं जी, बच्चे लोग को तो सुधार बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि अब पहले से बहुत अच्छा है।
तो बिहार में लोग शराबबंदी से खुश हैं। पहले बहुत विरोध हुआ था नीतीश कुमार का, लेकिन अब तस्वीर अलग दिखती है। बिहार में शराबबंदी इतना आसान भी नहीं था। बिहार में जो कानून लाया गया उसको आप देखिए। शराब पीने पर 7 साल तक की कैद है बिहार में। इसके अलावा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है बिहार में शराब पीने पर। अपनी जमीन पर अगर आप शराब परोसने देते हैं तो 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इतना कड़ा कानून वहां नीतीश कुमार लाए हैं। घर में शराब मिलने पर घर का हर वयस्क गिरफ्तार हो जाएगा, इसलिए सबको एक तरीके से उस दायरे में लाया गया है। शराब रखने के झूठे केस में फंसाने वाले पुलिस वालों को 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान इस कानून में रखा गया है। लेकिन देश में सिर्फ बिहार ऐसा राज्य नहीं है जहां पर शराब बंद हो। हम आपको और दूसरे राज्य बताते हैं जहां पर शराबबंदी है। बिहार में जैसा हमने कहा शराब बंद हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम आपको जानकारी दें, गुजरात में जो कि प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, वहां पर शराब बैन है। केरल में सबसे ज्यादा देश में शराब की खपत कहां होती थी? केरल में। केरल राज्य में जो वहां पर कमाई होती है उसका 22% हिस्सा शराब की बिक्री और लाइसेंस से आता था। केरल में अब शराब बैन है, सिर्फ 5 स्टार होटल्स में वहां पर शराब मिलती है। नागालैंड में आप यकीन नहीं करेंगे, साल 1989 से शराब पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा एक और राज्य जहां पर शराब पर बैन है वो लक्षद्वीप, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश जहां पर की बैन लगा हुआ है। और इसके अलावा मणिपुर में 5 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1991 से शराबबंदी की गई थी। लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर शराबबंदी हुई और उसके बाद लोगों का विरोध हुआ या सरकारें बदली तो शराबबंदी हटा दी गई। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर यह हुआ, शराबबंदी हुई लेकिन उसको वापस ले लिया गया। हरियाणा में भी कमोवेश ऐसा ही हुआ, शराबबंदी के बाद फैसला वापस हुआ। तमिलनाडु भी इस दौर से गुजर चुका है। और इसके अलावा मिजोरम एक और राज्य है जहां पर शराबबंदी हुई। और मणिपुर बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, मणिपुर में 1991 से ऐसा हाल था कि वहां पर शराबबंदी थी, लेकिन अब जाकर उस फैसले को वापस ले लिया गया है। सवाल, अब ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं। और सवाल क्या? सवाल ये कि क्या यूपी में महिलाओं की शराबबंदी की मांग जायज है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की मांग सुनकर शराबबंदी यूपी में लागू करेंगे? और तीसरा सवाल ये कि शराब की बिक्री से होने वाली कमाई की भरपाई कैसे होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। राजीव रंजन हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और राखी दुबे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त स्टूडियो में हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका और सभी मेहमानों का स्वागत है। और पहला सवाल मेरा आपसे ही है, बीजेपी की तो आप प्रवक्ता हैं ही, महिला भी हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर महिलाएं मांग कर रही हैं कि शराब पर बैन लगना चाहिए। क्या योगी सरकार शराबबंदी लाने जा रही है? अनिला जी, आप सुन पा रही है मुझे? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, मैं उनके पास लौटूंगा। राखी जी, महिलाओं के हिसाब से क्या ये संभव है कि यूपी में शराबबंदी लागू हो और क्या महिलाओं की मांग जायज है? देखिए सुशांत, हमें ये समझना होगा जो महिलाओं की मांग है बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप देखिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है। जब आउटस्कर्ट्स में आपको शराब मिल रही थी तब इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है। अगर रेजिडेंशियल एरिया में ही आप शराब बेचना शुरू कर देंगे तो कितने ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स बढ़ जाएंगे, कितने ज्यादा आपके सेक्सुअल असॉल्ट केसेस बढ़ जाएंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट होने लगेगा, लड़कियों के लिए बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मांग है वो जायज है, लेकिन इसको बंद करना भी बहुत मुश्किल। लॉ एंड ऑर्डर बेटर कीजिए, आप शराब बंद करके इसको कैसे सुधार पाएंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ सुशांत, की कहते हैं अगर रेजिडेंशियल एरिया में शराब बेचेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी। उसका गवर्नमेंट को तरीका निकालना चाहिए, या तो शराब बंद करें या तो रेजिडेंशियल एरिया में जिस तरीके से स्कूल, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के पास आप, या फिर आपने कहा कि वहां पे पूजा जहां भी हो रही हो वहां पे वर्शिप वाले प्लेसेस में आप शराब नहीं बेचेंगे, उसी तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में भी ना बेचें। आसपास शराब आप बेच नहीं सकते, आप कह रहे रेजिडेंशियल एरिया में बेचिए नहीं, तो शराब कहां बिकेगा फिर? तो आप उसके लिए अलग एक जगह अलॉट की जाए जहां पे जाके थोड़ा दूर अलग करे, जहां रेजिडेंशियल एरिया में आप सोचिए छोटे बच्चे भी हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? लोग वहीं शराब पी रहे हैं, वहीं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे भी दूर बेच रहे हैं तब भी न्यूसेंस हो रहा है। तो इसलिए इसको तो और ज्यादा इंसिडेंट को आप बढ़ावा ही दे रहे हैं ना, रेजिडेंशियल एरिया में शिफ्ट करके आप बिल्कुल इजीली अवेलेबल कर दे रहे हैं। फिर एक सवाल ये उठता है कई बार कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो भी छेड़खानी करते हैं, वो भी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ शराब की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है? इस पर हम लौटेंगे। अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई है। अनिला जी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं जहां महिलाएं जो हैं वो शराब की बोतलें तोड़ रही हैं और जोर शोर से मांग कर रही हैं शराबबंदी की। क्या योगी सरकार, बीजेपी सरकार शराबबंदी यूपी में करने जा रही है?
देखिए, बहुत जल्द होगा कहना कि शराबबंदी उत्तर प्रदेश में लागू होगी कि नहीं होगी, परंतु विचारणीय जरूर है। और मेरी आवाज इको कर रही है, अगर इसको करेक्ट करवा सकें तो। पर हाँ, ये जरूर है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किस प्रकार से गांव हो चाहे शहर हो, जो परिवार होता है और खासतौर से जो महिलाएं होती हैं परिवार की, बहुत प्रताड़ित रहती हैं शराब की वजह से। और ये सच है कि कमाते 1 रुपया है, खर्चा करना चाहते हैं 4 रुपया शराब में, और जिसमें बर्तन भांडे भी बिक जाते हैं, घर द्वार भी बिक जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा विषय है जिसपे अनिला जी, आपकी अपनी निजी राय क्या है बतौर महिला? क्या योगी आदित्यनाथ को इस पर फैसला लेना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए? अनिला सिंह एक महिला क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की? अगर आप अनिला सिंह एक महिला, अनिला सिंह एक समाज सेविका के रूप में मुझसे प्रश्न करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि शराबबंदी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और बिहार में शराबबंदी जब हुई बड़ा विरोध हुआ, लेकिन अभी हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई कि कैसे वहां पर महिलाएं होली खेलकर जश्न मना रही हैं कि शराबबंदी के बाद इतना बढ़िया असर वहां देखने को मिला है। राजीव जी, क्या बिहार में जो विरोध हुआ उसका जवाब तो अब धीरे धीरे मिल रहा है, महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन इसको लागू करने में किस तरीके की दिक्कतें आई और कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज ये था कि आप जो रेवेन्यू आता है उसको आप अलग रखें और महिलाओं के और घरों के सेंटिमेंट्स को ऊपर रखें? देखिए, वैसे ये बहुत आसान नहीं था इस तरह का फैसला लेना। जो राजस्व को लेकर के चिंताएं थी वो बिहार जैसे राज्य में जहां आंतरिक संसाधन के बहुत ही सीमित साधन हैं और वहां जो रेवेन्यू का एक बड़ा जो कंपोनेंट था वो एक्साइज टैक्सेस को लेकर के था, तो ये एक बड़ा फैसला था। इसे राजनीतिक तौर पर दुस्साहस भी आप कह सकते हैं, लेकिन इस फैसले के 1 वर्ष के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भी आशंकाएं थी वो सब निर्मूल साबित हुई हैं। और आज चाहे वो राजस्व का सवाल हो, कानून व्यवस्था के बेहतर आंकड़े आपके सामने हैं, जिस तरीके से पर्यटन को लेकर के चिंताएं थी, आंकड़े ये बताते हैं कि पर्यटकों की संख्या पिछले 1 वर्ष में पहले के मुकाबले बढ़ गई है। होटल ऑक्यूपेंसी को लेकर के बातें कही गई। ये कुछ ऐसे तर्क थे जिनको लेकर लगातार एक बहस चलती रही कि ये फैसला, इस पर बने रहना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी एक दृढ़ निश्चयी और एक स्वप्न दृष्टा राजनीति। राजीव जी, क्या आप ये कहेंगे कि बिहार एक रोल मॉडल है सामने में लोगों के कि अगर आप शराब बंद कर दें तो कानून व्यवस्था बेहतर हो जाती है? और क्या ये यूपी में होना चाहिए? नहीं, मैं ये केवल कानून व्यवस्था के आंकड़ों को लेकर के देखिए, महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो आत्मविश्वास है, वो अगर कहीं कोई मानक है तो मुझे लगता है जरूर इसका सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं एक बार यूं कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से जनता की अपेक्षाएं हैं कि वो कुछ साहसिक फैसले लेंगे। एक बड़ा जनादेश भी उनको है जिससे वो किसी दबाव में नहीं रह करके फैसले ले सकते हैं। और जो उनकी कार्यशैली कुछ दिनों के अंदर दिख रही है, अगर वो ऐसा फैसला करते हैं तो बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा। अनिला जी, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं आज सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, शराब की बोतलें फोड़ रही हैं, उनका गुस्सा एक दिन का तो होगा नहीं। शायद उनके अंदर ये सेंटिमेंट है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं, उनके मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं, अगर वो ये देखेंगे तो शायद उनकी बात को समझेंगे। और उत्तर प्रदेश में अभी हमने दिखाया भी कि जो रेवेन्यू है वो 12-13 हजार करोड़ रुपए का है। केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर 22% रेवेन्यू राज्य का वो लिकर से, आप लाइसेंस देने से और उसको बेचने से आता था, फिर भी उन्होंने शराबबंदी लागू की, भले 5 स्टार में शराब मिलती हो, लेकिन उन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू कर दी। क्या उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, हो तो सब कुछ सकता है। कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। और पिछले साल जो रेवेन्यू कमाया था सरकार ने, वो 19,250 करोड़ कमाया था ये शराब बिक्री से, एक्साइज से। तो ये सेकंड लार्जेस्ट तरीका है जो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश जो है, जो रेवेन्यू गैदर करता है एक्साइज से। डेफिनेटली एक चीज तो है, ये वैक्यूम तो आएगा ही आएगा अगर शराबबंदी होती है। परंतु मुझको लगता है कि कुछ भी चीज जो है
वो इंसान की जान से ऊपर होकर नहीं होती है और या उसकी खुशी से ऊपर होकर नहीं होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अनिला जी, अभी करीब 36,000 करोड़ रुपए जो हैं वो किसानों की कर्ज माफी में चले गए। ड्रिंक एंड ड्राइव, अगर आप ये मान लीजिए 15-16 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपका शराबबंदी पर से चला जाता है तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारे वादे किए, फिर उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि अभी जो है आपने देखा है कि ह्यूज चंक जो है वो कर्ज माफी में हमारा पैसा जा रहा है, और अगर शराबबंदी करते हैं तो ये डेफिनेटली एक रेवेन्यू लॉस होगा। पर इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि ये बहुत एक सकारात्मक कदम तो होगा, पर कब और किस प्रकार से सरकार उठाएगी ये एक विचारणीय बिंदु है। लेकिन अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगा, ये आप कह रही हैं। ये आशा कर सकती हूँ अपनी सरकार से कि ये जो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके एकदम से इमीडिएटली तो नहीं कुछ हो सकता ना। एक ये बड़ा विषय है, आपने भी इस चीज को माना है कि अभी हमने कर्ज माफी भी की है, पर ये जो एक आबादी के पास जो दुकानें खुल रही हैं, मोहल्लों के पास, स्कूलों के पास, घरों के पास, मेरे ख्याल से इस पे तो कुछ एक्शन इमीडिएटली सरकार जरूर लेगी। ठीक है, राखी जी अभी जब बात कर रही थी अनिला जी, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस विषय पर काम भी करती हैं और हमने भी आंकड़ा दिखाया कि हर साल करीब 30 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ शराब के सेवन से हो जाती हैं। अगर आप बता सके आपकी खुद की जो रिसर्च है वो क्या बताती है, अगर शराबबंदी नहीं होती है तो इसका इम्पैक्ट कितना होता है, और अगर होती है तो किस तरीके का इम्पैक्ट होता है? देखिए, शराब कहीं भी किसी भी स्टेट के, चाहे वो यूपी या किसी और स्टेट में हो, तो उसमें वो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट होता है, कहते हैं अल्कोहल का, सारे स्टेट्स में ही, क्योंकि यूपी जो है वो इन टर्म्स ऑफ तरीके का इम्पैक्ट होता है। देखिए, शराब कहीं भी किसी भी स्टेट के, चाहे वो यूपी या किसी और स्टेट में हो, तो उसमें वो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट होता है, कहते हैं अल्कोहल का, सारे स्टेट्स में ही, क्योंकि यूपी जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो अगर ये शराब बंद करें, अगर बंद नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालना इमीडिएटली बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि हाईवे के पास, चाहे नेशनल या स्टेट हाईवे के पास आप अल्कोहल नहीं बेच सकते हैं, यहाँ पे अभी स्टेट ने भी पास कर दिया, साथ ही साथ ये भी ऑर्डर पास हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्शिप के प्लेसेस में वहां पे सब आपका नहीं बेच सकते हैं शराब, तो एक अलग पैच बनाना पड़ेगा जहां पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं हो, उससे दूर हो, जैसे कि इजीली चीज अवेलेबल ना हो अल्कोहल, और लॉ एंड ऑर्डर में जो आगे इसकी अगर रेजिडेंशियल एरिया में अवेलेबल रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। तो राजीव जी एक बात बताइए, के लिए दूर भेजना पड़ेगा। राजीव जी एक बात बताइए, आपको योगी आदित्यनाथ से उम्मीद तो है, लेकिन बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई और जिस तरीके का कानून आया, वहां पर बीजेपी ने इसका विरोध किया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इसको लागू कर देगी, क्या ये सब कुछ बीजेपी पर निर्भर करेगा या योगी आदित्यनाथ की खुद की विल पावर पर निर्भर करेगा? नहीं, मैं आशावादी थोड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि देश में कुछ सवालों पर आज एक सहयोग की स्थितियां जो बन रही हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल आया, जीएसटी का सवाल आया, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने इन मुद्दों पर एक तरफा सेंटर की सराहना की और हम लोग साथ खड़े हुए। हम ये उम्मीद करते हैं कि शराबबंदी का जो फैसला बिहार का है, ये बिहार मॉडल अगर इसको उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों में प्रधानमंत्री जी अगर एक नैतिकवान राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इसको लागू करना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बिहार गए थे तो उन्होंने इस पर नीतीश कुमार का साथ दिया था, यानी योगी आदित्यनाथ ये तो मानकर चल सकते हैं कि अगर वो ये फैसला लेते हैं तो किसी का साथ मिले न मिले, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का साथ उनको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि किसानों की कर्ज माफी में जो पैसा गया है उसके बाद क्या सरकार के पास ये स्थिति है कि वो शराबबंदी का जो रेवेन्यू, शराब से जो रेवेन्यू आता है उसको शराबबंदी से गवा दे, और फिर उसको उनको बहुत सारी योजनाएं भी लागू करनी है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले हम आपको बता दें कि जवाब तो देना होगा में अगर आप खुद से जुड़े या समाज से जुड़े किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं JTDH, यानी जवाब तो देना होगा का इनिशियल हमने लिया है JTDH@itvnetwork.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं @सुशांत बी सिन्हा, ये मेरा ट्विटर हैंडल है @सुशांत बी सिन्हा, इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं।
लेकिन इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बहुजन समाज पार्टी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका दाखिल कर दी गई है। यूपी और उत्तराखंड में दोबारा चुनाव की मांग की है मायावती की पार्टी बीएसपी ने। आशीष सिन्हा हमारे साथ हैं। आशीष, जानकारी दें। देखिए, ईवीएम मामले में पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और मांग की है कि यूपी और उत्तराखंड में जो चुनाव हुए हैं उसे रद्द किया जाए। दूसरी बात बसपा की तरफ से कही गई है कि दोनों राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जांच कराई जाए। और तीसरी अहम बात ये कही गई है कि भविष्य में अगर कोई चुनाव होता है तो वो टेल मशीन के साथ, यानी अगर कोई मतदाता ईवीएम के थ्रू वोट करता है तो उसे एक पर्ची मिले ताकि वो ये जान पाए कि उसने किस पार्टी को वोट किया है। बसपा ने यह भी कहा है कि आरपी एक्ट की धारा 61 के तहत ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है कि उसे ये नहीं पता चल पाता कि उसने किस पार्टी के लिए वोट किया है। बहरहाल बसपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आशीष, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं इसकी जांच से अलग अब बीएसपी ये कह रही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव होने चाहिए। हम ब्रेक पर जाएं, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।